हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी भारत और चीन के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कारण है कि इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर है, इंडिया एंड चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट लगातार चला आ रहा है। बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए, उसके बावजूद जो इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहा है, आए दिन कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो उसको लेकर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1993 में जो एग्रीमेंट किया गया था, जो 1993 में जो एग्रीमेंट किया गया था, उसमें एक वर्ड था LAC। उसको लेकर के पूरा को पूरा एक तरीके से विवाद था, डिस्प्यूट था। LAC का मतलब हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बॉर्डर क्या इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर था वो एक तरीके से क्लियर था नहीं। जो इंडिया एंड चाइना के बीच मैकमोहन लाइन थी तो उसे चाइना मानती नहीं थी। चाइना का कहना था ये जो मैकमोहन लाइन खींची है ये साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा खींची गई है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का हमारे ऊपर कंट्रोल था, अंग्रेज हमारे ऊपर रूल करते थे। तो उन्होंने इंडिया एंड चाइना के बीच एक बॉर्डर डिसाइड किया था, मैकमोहन लाइन। तो इसे चाइना नहीं मानती थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना गया कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भाई जिस देश की आर्मी का जहां पर रूल है, जहां तक वो पेट्रोलिंग कर रही है, उसे ही हम बॉर्डर मान लेते, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लेते। तो इसको लेकर था। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर वो अलग है, और चाइना की जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो लेकर अलग है। दोनों देशों की जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अलग है। कि भाई इंडिया मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर है, LAC यहां पर है, तो चाइना का मानना है कि LAC आगे तक है। तो इसको लेकर दोनों के बीच विवाद है। तो अगर सीधी बात है, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या कि LAC पर अगर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती, दोनों की अलग अलग परसेप्शन बनती है, तो किस प्रकार से ये एक एग्रीमेंट सफल हो सकता है। यानी एक एग्रीमेंट को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों एक ही टेबल पर बैठे, दोनों एक ही बात को माने। लेकिन यहां पर दोनों की एक बात नहीं मानते, यानी LAC को लेकर ही पूरा का पूरा डिस्प्यूट था। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कई सारे विवाद और भी थे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो 1993 के एग्रीमेंट में किए गए थे। इससे पहले हम एक हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसे सबको पता है कि 1962 में यानी 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच वॉर हुआ था। यानी 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच। हालांकि यह युद्ध हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि हमारे जो उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो दोनों का ही कहना था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर नहीं सकता। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भाई एशिया में चाइना और इंडिया दोनों ही सुपर पावर बनने वाले हैं, दोनों ही के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि ये पावरफुल कंट्री बन सकते हैं। तो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। और उस टाइम पे उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। और अधिकांश बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना को डिफेंड करते थे। उनका ये कहना था कि भाई चाइना को अगर हम डिफेंड करेंगे तो चाइना भी हमारे ऊपर थोड़ा सा रिलेक्टेंस रहेगा, चाइना भी हमें थोड़ा हमारे ऊपर नरमी बरतेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 1962 में जब इंडिया एंड चाइना के बीच वॉर हुआ तो इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरीके से बहुत चक्के रह गए कि ये क्या हो गया। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वो थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए चाइना को एक तरीके से चाइना की सहमति भरी थी। क्योंकि इस टाइम पे यूएसए और चाइना के बीच में एक तरीके से मतभेद चल रहा था। यूएसए और चाइना के बीच में उतने अच्छे रिलेशन सही नहीं थे। उस टाइम पे यूएसए चाइना को चाइना नहीं मानता था, बल्कि ताइवान को चाइना मानता था। तो फिर इंडिया ने ही जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए चाइना को रिकमेंड किया था। हालांकि ये एक हमारा अलग डिस्कशन है कि 1962 में जो वॉर हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, उसे हम किसी अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा जो मेन फोकस है कि भाई क्या क्या एग्रीमेंट हुए थे और क्यों वो आखिरकार सफल नहीं हुआ। तो अगर देखें तो 1962 के वॉर की बात, ऐसा नहीं कि 1962 के बाद कंडीशन बहुत ज्यादा वैसी हो गई हो कि LAC पर बहुत ज्यादा
फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया हो, कि एलएसी को बिल्कुल फेंसिंग लगा दी गई हो, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है कि भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में बहुत ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, वहां पर ट्रूप्स की संख्या कम नहीं की जाती और वहां पर बिल्कुल फेंसिंग है, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत पुराने से ही खराब है, जब से देश आजाद हुआ तब से। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं था। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि दोनों देश अपने क्लेम छोड़ दिए थे या कि क्लेम ठंडे बस्ते पर चले गए थे, नहीं, दोनों देशों के अपने अपने क्लेम थे। एलएसी को लेकर के दोनों देशों ने अपने अपने क्लेम बनाकर रखे थे। वही इंडिया का कहना था एलएसी वो है एंड चाइना का कहना था एलएसी ये है। दोनों ने अपने अपने एलएसी बना के रखा। यही कारण था कि 1967 में 1967 में सबसे पहले, यानी 1962 के बाद 1967 में पहली बार वायलेंस देखा गया बॉर्डर में। फिर उसके बाद 1986 में वायलेंस देखा गया। 1986 में जो संदूरंग चू वैली थी वहां पर दोनों देशों की फोर्सेस सामने सामने आ गई, टेंशंस बढ़ती गई, दोनों देशों की फोर्सेस कई दिनों तक आमने सामने थी। फिर उसके बाद सहमति बना ली गई पीस को स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद माना गया कि अगर बॉर्डर पर पीस स्टेब्लिश करना है, अगर बॉर्डर पर शांति स्थापित करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बॉर्डर पर अगर शांति स्थापित करनी है तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि बॉर्डर पर पीस स्टैब्लिश हो सके। मैकेनिज्म बनाने के लिए कुछ कहा गया। तो इसके अलावा तो उस समय जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने चाइना का दौरा किया, यानी 1962 के बाद पहली बार कोई देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने चाइना का दौरा किया था। 1962 के बाद राजीव गांधी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें यह डिसीजन निकला कि भाई हमारे और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसे तो धीरे धीरे सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन रिलेशन को आगे और बढ़ाना है। रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए बोला गया कि भाई चूंकि हम दोनों के इकोनॉमिक रिलेशन तो बढ़ाना चाहिए, भाई हम दोनों क्या है, दोनों डेवलप्ड करने वाले यानी अच्छे खासे ग्रोइंग कंट्री है, तो हमारे बीच ट्रेड रिलेशन तो होना ही चाहिए, यानी व्यापारिक संबंध तो होना ही चाहिए। तो इसको लेकर सहमति बनी। लेकिन 1993 में एग्रीमेंट में कुछ कुछ बातों को कहा गया। 1993 में एग्रीमेंट में कहा गया कि अगर बॉर्डर पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, अगर बॉर्डर पर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों देशों की फोर्सेस, जो दोनों देशों की आर्मी है वो फोर्स का सहारा नहीं लेगी, वो युद्ध का सहारा नहीं लेगी, वेपन का सहारा नहीं लेगी बॉर्डर इशू को सेटलमेंट करने के लिए। पहले सेकंड अगर कहा था कि भाई दोनों देशों की जो एलएसी है, जो दोनों देश है एलएसी पर क्या करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज को और एयर एक्टिविटी को इग्नोर करेंगे। जो मिलिट्री एक्सरसाइज और एयर एक्टिविटी को इग्नोर करने का कारण यह था कि अगर अब देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज करती, लाइक अगर इंडिया करती हो एलएसी पर मिलिट्री एक्सरसाइज, तो चाइना को लग सकता है कि इंडिया क्या करे, युद्ध की तैयारी कर रही है, तो इससे क्या युद्ध की और भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और ऐसे ही अगर चाइना अपने साइड क्या करती, बॉर्डर पर ऐसे ही मिलिट्री एक्सरसाइज करती तो इंडिया को लगे कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रही है। तो एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज को इग्नोर किया जाए। दूसरा एयर एक्टिविटी को भी इग्नोर किया जाए, क्योंकि भाई अगर एयर एक्टिविटी करती है तो सामने वाली कंट्री को ये लग सकता है कि भाई वो एयर स्ट्राइक करना चाहती है, तो यहां पर भी युद्ध की संभावनाएं बढ़ सकती। तो युद्ध की संभावनाएं कम रहे और पीस स्टैब्लिश हो सके और दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉन्फिडेंस बनना, दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बनना। अगर ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसे इंप्रूव कर सके। तो ये चीज कहा गया कि भाई मिलिट्री एक्सरसाइज और एयर एक्टिविटी को इग्नोर किया जाएगा। थर्ड जो कहा गया था कि जो एलएसी पर दोनों देशों की जो आर्मी ट्रूप्स है उनकी संख्या को कम की जाएगी, यानी जो आर्मी वहां पे डिप्लॉय की गई, जो ट्रूप्स की संख्या डिप्लॉय की गई उसे धीरे धीरे कम करेगी। तो 1993 के एग्रीमेंट में ये सब बातें कही गई। फिर इसी एग्रीमेंट को 1996 में फिर से रिपीट किया गया और इसके अलावा एक और पॉइंट को जोड़ा गया कि एलएसी पर दोनों देशों की सहमति पर कौन से वेपन को वहां पे डिप्लॉय करना, दोनों देशों की सहमति होगी, उसके बाद ही एलएसी पर वेपन को डिप्लॉय किया जा सकेगा, ये कहा गया। फिर उसके बाद 2005 में एक और प्रोटोकॉल आया कि अगर पेट्रोलिंग करते टाइम दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के सामने आ जाती है, दोनों देशों की आर्मी अगर आमने सामने रहती है तो किस प्रकार के प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, ये कहा गया।
ये कहा गया कि अगर बाई चांस दोनों देशों की आर्मी पेट्रोलिंग करते हुए आमने सामने आ गई तो दोनों देश की आर्मी क्या करेगी, विरोध जताएगी। यानी कि अगर इंडिया को लगता है कि चाइना एलएसी के अंदर आ गए, उनके हमारे बॉर्डर पर आ गए, तो इंडियन आर्मी क्या कहेगी, विरोध जताएगी, बोलेगी कि भाई आप हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए, आप यहां से वापस चले जाएं। और चाइना को भी ऐसे लगेगा कि भाई आप हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए, तो वो भी विरोध जताएंगे और दोनों विरोध जताने के बाद दोनों पीछे निकल जाएंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। तो ये कहा गया 2005 के प्रोटोकॉल में। तो अब सवाल उठता है कि इतने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट करने के बावजूद, यानी इतने अच्छे अच्छे एग्रीमेंट तो किए गए, उसके बावजूद जो है पीस स्टैब्लिश नहीं हो पाई, दोनों देशों के बॉर्डर पर जो शांति स्थापित नहीं हो सकी। उसका कारण क्या था? तो उसके मेनली दो रीजन थे। जो 1993 के एग्रीमेंट और उसके बाद के एग्रीमेंट भी किए गए थे, उसमें दो मेजर यानी प्रॉब्लम्स थी। पहली ये कि भाई एलएसी को लेकर के दोनों देशों की परसेप्शन अलग अलग है। अब क्या अलग अलग राउंड की टीम, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव की कई यानी बैठकें भी की गई, लेकिन उसके बावजूद एलएसी पर किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो पहला ये। इसके अलावा मैप एक्सचेंज किया गया, यानी मैप 2002 में मैप एक्सचेंज किया गया। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर है वहां तीन जगह पे बॉर्डर मिलता है। एक तो ईस्टर्न एरिया पे, ईस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में। तो अगर देखा जाए तो इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में, सेंट्रल सेक्टर में किसी प्रकार का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। भाई चाइना ने मान लिया कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट है, यानी इंडिया का इंटरनल पार्ट है, और इंडिया ने मान लिया कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, यानी दोनों ने मान लिया। तो एक तरीके से सेंट्रल में, जो केंद्र में एक तरीके से जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो अब नहीं रहा। अब वो बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ है? ईस्टर्न एरिया में और वेस्टर्न एरिया में। ईस्टर्न एरिया में अरुणाचल प्रदेश के पास है, ताइवान हो गए, गलवान वैली हो गए, यहां पर है। और जो वेस्टर्न रीजन में अक्साई चीन के पास है। तो यहां पर दोनों जगह बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इसको लेकर फिर उसके बाद ये एलएसी पर बातचीत नहीं हो पाई। फिर उसके बाद 2005 के बाद हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने मैप भी देना चाहा कि भाई आप एक्चुअली एटलीस्ट आप मैप तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई दोनों की एलएसी पर क्या परसेप्शन है उसको तो हम बता दें। लेकिन जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक तरीके से बहुत छक्के रह गए। उन्होंने मैप लेना तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला चूंकि हमारे और आपके दरमियान जो इतनी ज्यादा एलएसी की परसेप्शन को लेकर मतभेद है, बहुत ज्यादा एलएसी की परसेप्शन को लेकर अलग अलग सोच है, इसके कारण हम आपके मैप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने मैप तक अडॉप्ट नहीं किया हमसे। तो एलएसी पर किस प्रकार से सहमति बन सकती। दूसरी अगर बात की जाए तो एलएसी पर जो ट्रूप्स की संख्या, एलएसी पर ट्रूप्स की संख्या को कम करने के लिए कहा गया था कि भाई एलएसी पर ट्रूप्स की संख्या, जो आर्मी जो वहां पर इंस्टॉल की गई वहां पर तो उसे कम किया जाएगा। लेकिन इस पर भी कभी भी सहमति नहीं बनी, इस पर भी कभी यानी सीरियसली सोचा नहीं गया। यानी क्या हुआ, ट्रूप्स की संख्या लगातार बढ़ती गई, इंडिया की भी और चाइना की भी। ये हुआ जो हमारे यहाँ की जो मिलिट्री थी उसका शुरू से ये सोचना था कि हमारे जो प्राइमरी दुश्मन है, प्राइमरी एनिमी है, वो पाकिस्तान है, लेकिन बाद में हमें चाइना ज्यादा दुख दे सकता है। यही कारण था कि 2000 के बाद जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने ही जो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लगता है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी पहले उतना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया था, फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई। 2002 में क्या किया गया, 73 रोड्स को बोला गया कि भाई बॉर्डर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग रेजिमेंट, फिर उसके बाद कमांडोज की रेजिमेंट बनाई गई जो हिमालयन कमांडो रहे। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 रेजिमेंट को डिप्लॉय किया गया और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, ताकि क्या हो सके कि अगर किसी प्रकार का बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो उसमें हमारी जो आर्मी है वो सही टाइम पे पहुंच सके। 2013 में एके एंटनी का कहना था कि पहले इंडिया की परसेप्शन, पहले इंडिया की सोच ये थी
कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ज्यादा नहीं करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर पर, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंडिया जो चाइना की फोर्सेस आगे नहीं आ पाएगी, चाइना हमारे ऊपर ज्यादा युद्ध नहीं कर पाएगी क्योंकि हिमालयन रीजन रहेगी। तो इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया था। तो एक ये तरीके से एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं था, एक कॉन्क्रीट आर्गुमेंट नहीं था। फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट ने माना कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई अगर विवाद होता है, दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भाई चाइना के साइड तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, चाइना तो अपनी आर्मी को बहुत जल्दी डिप्लॉय कर देगी, चाइना अपने जो ट्रूप्स है उसे बहुत जल्दी डिप्लॉय कर देगी। लेकिन हम अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को उतना जल्दी नहीं भेज पाएंगे, डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। तो फिर इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू किया। तो यही कारण था कि फिर बाद में अच्छा खासा दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होने लग गया। चाइना का कहना है, चाइना कहती है कि भाई जिन एरिया पर हम पहले ट्रेडिशनली रूप से पेट्रोलिंग करते थे, उन एरिया पर अब इंडिया हमें पेट्रोलिंग नहीं करने देता। तो इसका रीजन भी है, क्योंकि पहले हम सख्त रवैया नहीं अपनाते थे, लेकिन अब हम सख्त रवैया अपनाते हैं। अब हम पेट्रोलिंग अच्छे से करते हैं, अच्छी यानी कार्रवाई करते हैं। तो इसलिए उन्हें हम पेट्रोलिंग भी नहीं करने देते, क्योंकि वो हमारा एलएसी का रीजन है, वो हमारे रीजन पे पेट्रोलिंग करते। तो ये एक ही है। तो एक तरीके से अगर इंडिया एंड चाइना के बीच अगर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर उसे खत्म करना है, तो सबसे पहले एलएसी पर एक दोनों की एक सेम परसेप्शन होनी चाहिए, तभी किसी भी तरह के जो विवाद है उसे सुलझाया जा सकता है। जो एलएसी पर जो ट्रूप्स है, ट्रूप्स की संख्या को कम किया जा सकता है और नए एग्रीमेंट बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये एग्रीमेंट सही होता, अगर ये एग्रीमेंट कारगर होता, तो भाई पहले एग्रीमेंट बनाया गया था तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों के बीच झड़प हुई। तो यही कारण कि अब हमें नए एग्रीमेंट की जरूरत है। हालांकि अभी जो रूस में, अभी जो दोहा में हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी। तो ये जो हमारी डिस्कशन थी, इंडिया एंड चाइना जो रिलेशन था उसको लेकर हमने डिस्कस किया। सो ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर सही लगता है देन आप कमेंट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।